में मैं हिमाचल प्रदेश विधि परिषद की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। जो तत्काल में हमें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, इसके विषय में हमारे माननीय चेयरमैन आपको सारी जानकारी देंगे। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश सीनियर एडवोकेट लवनीश कंवर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर अमित वैद जी और हमारे सीनियर एडवोकेट आर के गौतम जी, फॉर्मर चेयरमैन, सीनियर एडवोकेट अजय कोचर जी और फॉर्मर चेयरमैन है, और नंदलाल ठाकुर जी, मेंबर बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सब लोग इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में जो तत्कालीन हड़ताल अधिवक्ता वर्ग जो कर रहे हैं, किन मुद्दों पर यह हड़ताल हो रही है, किस विषय पर यह हड़ताल हो रही है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के अधिवक्ता वर्ग न्यायालय का बहिष्कार कर रहे हैं। इनमें क्या ऐसी बातें हैं, इसके बारे में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे चेयरमैन सीनियर एडवोकेट लवनीश कंवर जी को कि वो आपको प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद मेहता सर। सबको सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत गहरे दिल से थैंक यू करता हूं कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबके नॉलेज में एक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी 2025 को ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पब्लिक डोमेन में डाला, रिक्वेस्टिंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, स्टेक होल्डर्स, कि अपने सजेशंस जो हैं वो इसमें दिए जाएं। इसमें 28 फरवरी तक जो है सजेशंस गवर्नमेंट ने मांगे थे कि जो सजेशंस हैं वो आप हमें पोर्टल पे ऑनलाइन वहां पे सबमिट कर सकते हैं। हमारी बार काउंसिल की वेकेशंस होती हैं ड्यूरिंग अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट। तो जैसे ही ये बिल, हमारा प्रपोज्ड बिल निकाला गवर्नमेंट ने, हमने 16 तारीख को लेटर ड्राफ्ट करके 17 तारीख को एक लेटर सारी बार एसोसिएशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश को एड्रेस किया, प्रेसिडेंट को, कि आप अपने अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं हमें 20 तारीख तक पहुंचा दीजिए। 18 तारीख को ही हमने थ्रू व्हाट्सएप मैसेज अपने मेंबर्स को भी मैसेज किया कि अभी हॉलीडेज चल रही हैं, तो आप लोग भी अपने अपने सजेशंस जो है वो हमें दे सकते हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर श्री अमित वैद जी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने लेवल पे इन मैटर्स के साथ पूरा डील कर रही है और पूरे ऑब्जेक्शंस जो हैं, दीज अमेंडमेंट्स आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। ये बात एक समूह में हम सब ने बोली कि ये अमेंडमेंट्स जो लाई जा रही हैं ये पूरे कंट्री के एडवोकेट्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और इनमें अमेंडमेंट्स हमारे को चाहिए। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिटेल में डिस्कशन करके अपने लेवल पे लॉ मिनिस्ट्री के साथ उनका टाई अप किया, उनके साथ डिस्कशंस करी, सबसे ऑब्जेक्शंस मंगवाए थे। बार एसोसिएशंस की तरफ से 2 या 3 बार एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास 20 फरवरी तक ऑब्जेक्शन जो है वो आ गए। बाकी बार एसोसिएशंस के ऑब्जेक्शन हमारे पास थोड़ा लेट आए, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक लेटर निकाल दी 22 फरवरी को, जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट रूप में बोल दिया, आई विल जस्ट रीड इट फॉर ऑल। हाउएवर, कंसिडरिंग नंबर ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। जैसे ही ये लेटर निकला, हमारी बार काउंसिल की मीटिंग हुई और हमने उसमें डिस्कशन करके ये लिया कि जब ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं इनको विड्रॉ कर लिया गया है रादर, और इसके ऊपर फ्रेश कंसल्टेशन जो है वो दोबारा से स्टेक होल्डर्स के साथ लिया जाएगा, तो इसमें आगे कुछ करने का नहीं है। एक स्टेप मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गया कि 21 तारीख को है ना, 21 तारीख को हमने अपने जनरल हाउस की मीटिंग करी और उसमें हमने डिसाइड किया
कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें कुछ मेंबर्स हमारे बार काउंसिल के होंगे और बाकी सारी स्टेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो मेंबर होंगे, और हम इस इशू के ऊपर, और उसके बाद वो फिर से कंसल्टेशन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास वापस आएगा। जब ये चिट्ठी आ गई तो हमने वो मीटिंग कॉल ऑफ कर दी कि अब उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी उनको गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग जो है विड्रॉ कर लिया है, और वो उसको फ्रेश दोबारा पब्लिक डोमेन में उसको डालेंगे। इन द मीन टाइम हमारी बार काउंसिल को 27-28 को ये पता लगा कि कुछ मेंबर्स हमारे बिलासपुर में मिले, उन्होंने कोई मीटिंग करी है और वो कह रहे हैं कि जी ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं गलत हैं। हमने इमीडिएटली अपने जनरल हाउस कॉल किया कि कोई स्ट्राइक ना हो, उस पर्पस को अवॉइड करने के लिए हमने हर प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी और उसमें हमने उनको इन्फॉर्म किया कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी और इस पे अभी तक आगे कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना स्टेप ये रखा है कि हम इसको दोबारा से कंसीडर करके स्टेक होल्डर्स के नॉलेज में लाएंगे दोबारा, ताकि उनकी सजेशंस दोबारा से हम ले सकें। हमने संडे को ही, संडे वॉज 2nd ऑफ मार्च को ही हमने वो लेटर्स सारी बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स को भेज दी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग स्ट्राइक पे ना जाएं। संडे को एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी बिलासपुर में, उन्होंने वहां से कॉल दे दी कि जी हम जो है 2 दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। स्ट्राइक एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जिसमें सबका नुकसान होता है, लीगल फ्रेटर्निटी का भी, जुडिशियल सिस्टम का भी, लिटिगेंट का भी। तो उस सीरियसनेस को देखते हुए मैं इमीडिएटली परसों रात को ट्रेवल करता हुआ मैं दिल्ली गया। मेरे साथ मेरे कुलीग थे, हमारे वाइस चेयरमैन मिस्टर रोहित शर्मा, हमारे बीसीआई के मेंबर श्री अमित वैद जी, मेरे साथ थे मिस्टर राकेश आचार्य जी जो हमारे मेंबर हैं कुल्लू से, और मेरे साथ थे मिस्टर नंदलाल ठाकुर जी जो हमारे मेंबर हैं बार काउंसिल के। हमने वहां पहुंचकर अपनी इस क्यूरोसिटी को एक लेटर के रूप में बनाया, और उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से लॉ मिनिस्टर साहब से साथ मुलाकात करी और उनकी नॉलेज में लेके आए कि ये अनरेस्ट हमारी स्टेट में फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप काइंडली कुछ हमें बताएं कि ये पोजीशन क्या है। तो उन्होंने ये बोला कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी दे आर नो मोर इन द पब्लिक डोमेन, दे हैव बीन टेकन बैक, और इसके ऊपर फ्रेश कंसल्टेशन होगी और उसके बाद पब्लिक डोमेन में प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो है वो दोबारा से डाली जाएंगी। तो आज की डेट में कुछ भी नहीं है जिससे ये कहा जाए कि कोई भी वकीलों के हित के अगेंस्ट कोई भी बात कही जा रही है या प्रपोज करी जा रही है या कोई एक्ट बन रहा है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप अपने स्टेट में जाइए और सारे वकीलों से रिक्वेस्ट करिए कि आपकी कंसल्टेशन के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट जो है वो नहीं लाई जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और उसके बाद ही अगर कुछ करना होगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। एज ऑन डेट देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड जो पब्लिक डोमेन में हो जिसके बेस पे हम ये एप्रीहेंशन कर सकें कि जी कोई डिक्रोनियन लॉ वकीलों के खिलाफ बनाया जा रहा है। कोई भी अमेंडमेंट आज की डेट में जो है वो नहीं हो रही है। तो मैं सभी वकील भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आज की डेट में कोई भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, और वो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा तो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश आपके साथ खड़ी हुई है। उसके बाद शाम को ही हमने जेपी नड्डा जी जो हमारे हिमाचल से हैं उनसे भी मुलाकात करी, उनको भी हमने रिक्वेस्ट करी कि आप लॉ मिनिस्ट्री में हमारी सिफारिश करिए कि आइंदा कुछ भी अगर हो तो उसके लिए पहले वकीलों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और सबसे जरूरी बात ये बोली कि जो ग्राउंड लेवल पे हमारे वकील बैठे हुए हैं, सब डिवीजन लेवल पे, उनकी नॉमिनेशन में कंसल्टेशन होनी चाहिए, उनको इन्वॉल्व करके ही हमें कुछ भी अमेंडमेंट लानी है तो पहले उनकी इन्वॉल्वमेंट करी जाए ताकि उनका व्यू पॉइंट जो है वो सामने आ सके और आने वाले फ्यूचर में कोई किस्म की गलतफहमी ना हो सके।
और एक लास्ट में मैं बात आप सबके नॉलेज में लाना चाह रहा हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश हम डेलीगेट्स हैं। आज हम के प्रोसेस के थ्रू यहां आते हैं और हमारा मेन मोटिव होता है कि इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। मैं पूरी लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को एक मैसेज क्लियर देना चाहता हूं कि प्लीज डोंट कम इन दी सेइंग ऑफ एनीबॉडी। ये बार काउंसिल हर प्रदेश के एक एक वकील के साथ खड़ी हुई है। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो हमारी मजबूती को तोड़ सके, हमें तोड़ सके। हम कोई भी अमेंडमेंट ऐसी परमिट नहीं होने देंगे जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगी। जब भी आगे कोई अमेंडमेंट आएगी तो एक एक वकील जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है, जो सब डिवीजन में बैठा है, उसको इन्वॉल्व किया जाएगा इस प्रोसेस में। उसके बाद कोई अमेंडमेंट होगी, उससे पहले कोई अमेंडमेंट इस एक्ट में ना होने देंगे, ना होगी। ये मेरी तरफ से भी एक फुल इंश्योरेंस है आप सबके लिए। तो मेरी सभी वकीलों से थ्रू आउट द स्टेट ये रिक्वेस्ट है, इवन द कोऑर्डिनेशन कमेटी आल्सो, कि प्लीज टेक दिस स्ट्राइक बैक और सब लोग अपने काम पे जाइए। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई भी अमेंडमेंट होगी तो वो वकीलों के साथ कंसल्टेशन में होगी। आज की डेट में देयर इज नो अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइज ऑफ द लॉ, और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो कुछ अमेंडमेंट्स थी उनको जो बार काउंसिल ने अपने लेवल पे डिस्कस किया, उनको बताया। उसके लिए आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अमित वैद जी, जो वहां पे कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व थे पूरी प्रोसेस में, उन्होंने सारा प्रोसेस जो है खुद इंडिविजुअली उसको डील किया है, और उन्होंने वहां पे जितनी प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। तो वो 5 मिनट में आपको वो ऑब्जेक्शन भी एक्सप्लेन करेंगे कि जो जो उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लॉ मिनिस्ट्री को उन्होंने सबमिट किए हैं। जी बोलिए अभी जी आप। जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, इस पूरे घटनाक्रम में डेट्स बहुत रेलिवेंट है। ये जो प्रपोज्ड बिल है ये 13 फरवरी 2025 को पब्लिक डोमेन में आता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जनरल पब्लिक से इसमें सजेशंस और ऑब्जेक्शंस दोनों मांगती है। इसके जैसे ये पब्लिक डोमेन में आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया 16 मार्च 2025 को एक इंटायर पैन इंडिया में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, एक हम इमरजेंट मीटिंग करते हैं। उस इमरजेंट मीटिंग में हम लोगों का ये जो प्रपोज ड्राफ्ट बिल है, ये हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, ये हमारे जो प्रपोज वो प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर हम लोग बैठ के डिटेल डेलिब्रेशंस करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग 19/2/2025 को अपना एक डिटेल अपने ऑब्जेक्शंस, इसका जैसा आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बार काउंसिल ने इसमें अपने सजेशंस, पहले वर्ड आ रहा है डिटेल ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस ऑन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025, इनके ऊपर हम लोगों ने बात किया है। जैसा कि आप इसका सेकंड पैराग्राफ, हम आपको इसकी कॉपीज भी देंगे, इसमें उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि जो हमारा मिनिस्ट्री के साथ पहले भी जो डेलिब्रेशन हुई हैं, उस डेलिब्रेशन में और नए प्रपोज्ड बिल में क्या क्या नई चीजें आई हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बात की है। सबसे पहले तो हमारा ये था कि शुरू से लेकर आखिरी तक ये चीज वकीलों की स्वतंत्रता के ऊपर जो बात आ रही है, तो सेक्शन 4(1)D, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने 2 नॉमिनी भेजेगी, उसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट किया कि हम किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का कोई भी नॉमिनी इधर इन द स्टेट बार काउंसिल और इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग अपना उनका इंटरफेरेंस मानेंगे। सेकेंडली, एक बहुत पब्लिक कंसर्न जो हमारे हिंदुस्तान के लॉयर्स का और हमारा लॉयर्स का जो कंसर्न है, और वो बहुत रेलिवेंट कंसर्न है। रेलिवेंट कंसर्न ये है कि जो फॉरेन लॉयर्स थे, ये रेसिप्रोसिटी बेसिस के ऊपर जो है इंडिया में काम करते हैं, फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट बेसिस के ऊपर काम करते हैं, बट ये जनरल लिटिगेशन के ऊपर, लिटिगेशन पार्ट जो है, इसको अभी तक कभी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कभी भी रेगुलेट नहीं किया है, इसको कभी भी परमिट नहीं किया है। और फॉरेन लॉयर्स को और फॉरेन लॉ फर्म्स को इसको रेगुलेट आज दिन तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती थी, और इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये इस पर्टिकुलर बिल में
ये प्रोविजन जो है ये गवर्नमेंट को दे दिया गया कि फॉरेन लॉयर्स को रेगुलेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इस चीज के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था कि फॉरेन लॉ फर्म्स को रेगुलेट जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती आई है वैसे ही करेगी। इसको हम लोगों ने सिरे से नकारा। इसके ऊपर एक जो वकीलों का एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, जो पैन इंडिया सब लोगों ने कहा, इस पे एक बेसिक कंसर्न ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट बार काउंसिल्स को या बीसीआई को डायरेक्शंस दे सकती है। दैट मीन्स कि डायरेक्शंस आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट बार काउंसिल्स। इसको हमने कहा नहीं, ये एक्ट का जो लेजिस्लेशन का जो इंटेंशन है वो ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो किसी भी प्रेशर में आके और किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी, वो अपनी स्वायत्ता के साथ काम करेगी। उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी तरीके की डायरेक्शंस को नहीं मानेंगे। इसमें एक वो हमारा इनरोलमेंट और फीस स्ट्रक्चर के ऊपर के बेसिस के ऊपर बात है, उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल डेलिब्रेशन किया। जैसा कि आपको मालूम है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज फ्रॉम द लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा बार काउंसिल किसी भी बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं देती है। हमारी अपनी सेल्फ, ये कह लीजिए कि हम सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ इनकम है, उस इनकम को एक जजमेंट के बेसिस के ऊपर एज पर द प्रीवियस एक्ट, जो प्रीवियस एक्ट में 750 रुपया था, वो 750 रुपए से सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया आप इसको 750 ही ले सकते हैं, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। इस करके हमने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया था कि इसको जो है 1961 के बेसिस के ऊपर जो भी आजकल प्राइस इंडेक्स है उसके बेसिस के ऊपर रेगुलेट कर दीजिए। और हमारी डिमांड थी कि जो प्राइस इंडेक्स आज की डेट में आता है उस इंडेक्स के बेसिस के ऊपर हमारे को परमिशन दी जाए, हम अपनी फीस ले सके। सेकेंडली, एक लीगल प्रैक्टिशनर्स की डेफिनेशन को इन्होंने बहुत वाइड कर दिया। एनी पर्सन हु इज एक्टिवली डूइंग प्रैक्टिस इज अ लॉयर, ये हमारा एक कॉमन ध्यान में रहता है। लेकिन इस प्रपोज्ड एक्ट में अगर कोई आदमी वकील है और वो सरकारी नौकरी भी कर रहा है या फिर किसी फर्म में भी काम कर रहा है, उसे भी इसमें डाला गया। जो एकेजी बालाजी की जो जजमेंट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसको भी हमने उठाया। एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ की डेफिनेशन में भी ये दो चीजों को हम लोगों ने इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों चीजों को उठाया। एडिशन ऑफ अ सेक्शन 24, रिमूवल ऑफ अ नेम ऑफ द लॉयर्स फ्रॉम द स्टेट रोल्स। अगर किसी लॉयर को अगर कन्विक्शन हो जाती है और वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपेंड रहती है तो उस लॉयर को बार काउंसिल के रोल से रिमूव किया जाएगा। हम लोगों ने मिनिस्ट्री को यह सजेशन दिया था कि इसमें एक वर्ड है पेंडिंग, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन भी है तब भी उसका नाम रिमूव किया जाएगा। तो हमने पेंडिंग वर्ड को, क्योंकि अनटिल और अनलेस आपका गिल्ट प्रूव नहीं होता है आप उसको एक्यूज वो या उसको आप दोषी नहीं मान सकते, तो इस करके वो वर्ड हमने रिमूव करवाया वहां जाके। और इसको 3 साल की जगह, क्योंकि 3 साल की कन्विक्शन बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस में भी आज की डेट में हो रही है, तो इसमें हमारा प्रपोज था कि कम से कम 7 साल की कन्विक्शन जिसमें कोई हीनियस क्राइम्स हो, मॉरल टर्पिट्यूड्स के हो, तो उस चीज को भी हम लोगों ने किया है। फिर स्ट्राइक्स और बाइकआउट को, जैसा कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है या ये कह लीजिए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आपने कभी अपनी आवाज उठानी है तो उसको इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के डेफिनेशन में डाल दिया था, उसके ऊपर भी हम लोगों ने अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लगाया है। सेकेंडली, पावर टू गिव डायरेक्शंस के ऊपर मैं आपको बात कर चुका हूं। एक एडिशनल न्यू सेक्शन इन्होंने किया था कि कोई भी लॉयर अगर कोर्ट में या किसी भी तरीके से अगर कोई ये पाया जाता है कि उसने कोई मिसकंडक्ट किया है तो वो भी मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आएगा। तो उसको हमने स्ट्रांगली अपोज किया कि दिस कैन बी ग्रॉसली मिसयूज्ड। इस पर्टिकुलर स्थिति में अगर कोई लॉयर कोर्ट में कोई गलत काम करता है या किसी गलत तरीके से उसका आचरण ठीक नहीं है तो कोर्ट्स हैज अ वाइड पावर अंडर कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट, वो उसमें अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसको डिसिप्लिनरी कमेटीज के पास लाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, इन्होंने ये कहा था कि हम रूल्स, आज की डेट में स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स बनाने की पावर अपने पास रखती है। उन्होंने रूल्स की बजाय हमारे को कहा कि आप रूल्स नहीं बना सकते हैं, रेगुलेशंस बनाएंगे। रेगुलेशंस जो रूल्स है वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने उसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, हमारी रूल मेकिंग पावर है, एज पर आवर नीड्स हम रूल्स बनाते हैं और जो रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। उसके बेसिस के ऊपर भी ये हमने ऑब्जेक्शन उठाए थे। और उसके बाद जो है हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दिया था कि जब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ डिस्कशन हो रहा था तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने कहा था कि आपके वेलफेयर मेयर्स के ऊपर, आप लॉयर्स के ऊपर क्या लेकर आ रहे हैं, उसके लिए आपको नए एक्ट की जरूरत नहीं है।
इसी एडवोकेट एक्ट के अंदर आप वेलफेयर प्रोविजंस और जो हमारे लॉयर्स का प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी इंकॉर्पोरेट कीजिए। इन सारी चीजों के ऊपर जो है हम लोगों ने हमने टोटल जो है मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, हम लोगों ने टोटल जो है 15 ऑब्जेक्शंस जो है ये उठाए थे। उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में ये 19 तारीख को हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दे दिए। फिर एक हाई लेवल कमेटी हुई जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन लॉ मिनिस्टर, सेक्रेटरी लॉ एंड मिस्टर ध्रुव कुमार जो वहां के अपने अकाउंट्स जो उनके चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स हैं, बिकॉज ही इज हैंडलिंग दिस अफेयर इंटायर जो प्रोसेस को पूरा यही डील कर रहे हैं। तो ये हम सारे थे जिसको हम 5 आदमियों ने, हमारे सेक्रेटरी चेयरमैन, मैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अशोक पांडे, श्री मंतो सेन और ये 5 आदमियों ने, 7 आदमियों ने 2.5 घंटे बैठ के हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक वर्ड के ऊपर मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के डेलिब्रेशन किया। उस डेलिब्रेशन के बेसिस के ऊपर हमारे को ये एक लेटर आया था जो हमारी मीटिंग के इमीडिएटली आ गया था। It is informed that the concern expressed suggestions given by the Bar Council regarding the draft Advocate Amendment Bill 2025 will be seriously considered before the draft of the bill is finalized. ये बिल हमारी डिस्कशन के बाद भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था जो आपके ऑब्जेक्शन है उनको सीरियसली कंसर्न दे रहे हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे ही ये लेटर आ गया कि हमने इसको पब्लिक डोमेन से वापस कर लिया। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऑल इंडिया लेवल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की एक मीटिंग बुलाई। उसमें हमने ये कह दिया कि एज ऑफ नाउ ये बिल जो है अब पब्लिक डोमेन में नहीं है। फिर भी कीपिंग इन व्यू कि आगे भविष्य में कोई आएगा, क्योंकि हमारे पास 28 तारीख का जो टाइम फ्रेम था उससे पहले हम लोगों को पूरे बार काउंसिल्स को अपने सजेशंस देने थे। तो हम लोगों ने दिल्ली में उसमें भी एक मीटिंग करी। उसमें हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये सारे मेंबर जो है, हिमाचल का डेलीगेशन भी गया था। हमने सारी डेलीगेशन से वहां जाके भी अपने सजेशन दिए कि ये जो सजेशन है, और हमने अपने सजेशन भी फाइल किए। वो सजेशन के बेसिस के ऊपर जो है सारा उसके ऊपर इंकॉर्पोरेट हुआ। कल जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने बता ही दिया है, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री में हम दोबारा गए थे। सेक्रेटरी साहब के साथ, जो सेक्रेटरी लॉ है, उनके साथ भी हमारी 1 घंटा बैठक हुई है। उसमें सारा कुछ है। ये जो बिल है आज की डेट में पब्लिक डोमेन में नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल वकीलों के हित के लिए थी, है और रहेगी। हम में से कोई भी आदमी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का मेंबर बहुत बाद में बना, सबसे पहले वो एक वकील बना। तो हम वकीलों के साथ थे, हैं और रहेंगे। वकीलों के किसी भी हित को अगर कोई थोड़ा सा भी तंग करने की कोशिश करेगा, उससे पहले हम लोग उस चीज को देखेंगे। हम लोग सजग हैं, अपने राइट्स के लिए सजग हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सोए हुए हैं। हम दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं। और जब तक ये बिल अभी तक नहीं है, अगर कोई प्रपोज्ड एक्ट आता भी है तो हिमाचल के वकीलों के एक के वकील को उसके सजेशन दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपने जनरल हाउस कॉल किया था, उसमें क्या बातचीत हुई है? वकीलों को क्या आशंका है जो वो हड़ताल खत्म नहीं कर रहे? सर, उनको आशंका ये है कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज नहीं है, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जो इनके समझ में, इनमें जो हमारे को समझ में बात आ रही है वो ये है कि मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सारे मेंबर्स जो हैं वो भी अपनी इनपुट दे सकते हैं, जो भी कोई सवाल आते हैं। तो इनमें जो हम लोगों को जो लगा वो सिर्फ ये लगा कि इन सब जगह पे ये बोला जा रहा है कि ये अमेंडमेंट्स जो है ये फाइनल हो चुकी हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, और इसलिए जो है ये अनरेस्ट हो रहा है। ये अनसर्टेनिटी जो है वो इस वजह से बनी हुई है। जबकि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, सिर्फ प्रपोजल था, उसके ऊपर सजेशंस थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। और उस प्रपोजल को ही उन्होंने, जो उनके पास अभी तक मटेरियल आया था, उसको उन्होंने वापस कर लिया, पब्लिक डोमेन से वापस ले लिया, और ये भी बोल दिया कि इन फ्यूचर जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आएंगी उसको पब्लिक डोमेन में लाके हम इसको दोबारा से स्टेक होल्डर्स के पास फ्रेश भेजेंगे, दोबारा से नए तरीके से सजेशंस मांगेंगे। तो क्या इसके पीछे कोई हवाला दिया गया कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस अमेंडमेंट की? सर, इस अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा पुराना एक्ट है वो 1961 का एक्ट है। तो आज हम 2024 में हैं, तो बहुत सी चीजें जो हैं वो समय के साथ चेंज हो गई हैं। तो उस वजह से
जो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करने की आवश्यकताएं हैं। समय के साथ जैसे जैसे इवॉल्व होती हैं चीजें, जो जो नई चीजें हमारी समझ में आ रही हैं वो उसमें ऐड हो रही हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने कही, हमारे अमित जी ने कही कि सबसे बड़ी बात कि वेलफेयर स्कीम्स हमारे एडवोकेट्स के लिए कोई नहीं है, प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के लिए कोई नहीं है। आज की डेट में हमारी बार काउंसिल सिर्फ जो हमारी एनरोलमेंट होती है वो उससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। हमारे को किसी गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती, किसी गवर्नमेंट से हमारे को कोई वकीलों के लिए कोई फंड नहीं मिलता। जब कोरोना हुआ था, द बार काउंसिल हैड स्पेंड मोर देन 1 करोड़ रुपीज आउट ऑफ इट्स ओन फंड फॉर द एडवोकेट्स ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थितियां हैं जिनको अब नए एक्ट में वो इनकॉर्पोरेट होके आए, ताकि उनको एक लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए, ताकि उनको एक लीगल वो मिले, शेप मिले, ताकि वो कल को उनको हम इंप्लीमेंट कर सकें। अमेंडमेंट्स इसलिए बहुत जरूरी हैं। हमारे पास कोई वेलफेयर की स्कीम नहीं है, कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, कोई स्टाइपेंड नहीं है। नए लॉयर्स जो आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी आएगा जो हमने वकील already- हड़ताल पे हैं तो उनके लिए क्या अपील करना सर मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के ऊपर सजेशन मांगी गई थी और वो सजेशंस भी उन्होंने पब्लिक डोमेन से वापस ले ली हैं विद दिस ऑब्जर्वेशन कि हम दोबारा से इन सजेशंस को इंक्लूड करके दोबारा से पब्लिक डोमेन में सजेशंस को डालेंगे, स्टेक होल्डर से फिर से सजेशंस लेंगे, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि एज ऑन डेट, आज की डेट में हमारे पास आप ये समझे कि पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है। जो भी होगा प्रोसेस दोबारा से होगा, तो उस टाइम पे जो है आप सब लोगों की सजेशंस जो है ली जाएंगी। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या जब ये जो बिल बन रहा है, क्या इसमें एडवोकेट्स के जो वेलफेयर के लिए बात की गई है? बिल्कुल करी गई है। किस सेक्शन में की नहीं गई? मैम, यही अगर आप ये लेटर देखेंगे, जी सर, इस पर्टिकुलर लेटर के क्योंकि इसमें तो सिर्फ मैक्सिमम बहुत सारी चीजें हैं मैडम, जिसपे मैडम जो हम लोगों नेशनल लेवल में इसमें प्रोटेस्ट में गए हैं, उसके बाद भी मैडम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मैडम इसको ये मैं बोल रहा हूँ, जी सर, हमारा जो डिटेल ऑब्जेक्शन है इसका पैरा 12, इस पैरा 12 में हम लोगों ने सारी चीजों को कहा है कि इनको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए जो मिसिंग है। हमारी यही डिमांड है, ये डिमांड है हमारी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, स्टेट बार काउंसिल ने ये डिमांड, जब ये पब्लिक डोमेन में आया, अपने सजेशंस के साथ हमने ये बोला है कि हमारे को आप ये प्रोटेक्शन एक्ट और जो है वेलफेयर का जो है, ये दोनों चीजें इसी एक्ट के अंदर दीजिए। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आप एक एक्ट को छेड़ ही रहे हैं, अमेंड कर ही रहे हैं, तो लॉ लेजिस्लेशन के इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए 3 कानून बनाने की बजाय एक चैप्टर बना दीजिए उसके अंदर। यही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से हमारी रिक्वेस्ट रही कि अगर आप कानून एडवोकेट एक्ट को अमेंड कर ही रहे हैं आप, तो आप एक चैप्टर वेलफेयर का और एक चैप्टर जो है आप इसको डाल दीजिए, प्रोटेक्शन का डाल दीजिए। ये हमारी डिमांड है। क्या आपको ये भी लगता है कि जो अभी डिस्कोर्स है देश में, क्या इसमें ये भी है कि जो वकील हैं उनको नियंत्रित करना चाहती है सर? वो भी एक कंसर्न, परोक्ष रूप से। देखिए, ये जो इस एक्ट की जो बात कर रहे ये हैं, कंसर्न बिल्कुल है। ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई थी, ये इनसे तो यही लगता था, इसके खिलाफ ही रिवॉल्ट इसीलिए हो रहा था। जो एजिटेशन हो रहा था, जो दिल्ली में शुरू हुआ था एजिटेशन, उसमें यही हो रहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये प्रोबेबली इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वकीलों के, उसी वजह कंट्रोल करने के लिए ही उनको किया जा रहा है। बट वो देवर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, तो वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उनका वो आगे कि अब हम इसको वापस ले रहे हैं, तो अब वो अनरेस्ट जो है मेरे हिसाब से वो खत्म हो गया है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई स्ट्राइक नहीं है एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो इसी वजह से हम लोगों ने ये क्लैरिफिकेशन ली और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है, ताकि ये चीज क्लियर हो कि इसके ऊपर की डेट में कोई ऐसा अमेंडमेंट, प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल या कोई भी बिल पेश नहीं होगा कहीं भी। और जैसे चेयरमैन साहब बोल चुके हैं कि अब उनसे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ये लोग इवन लॉ मिनिस्टर से मिल के, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर से मिल के आए हैं, सेक्रेटरी लॉ से मिल के आए हैं, नड्डा साहब से मिल के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब दोबारा सिरे से जब भी अमेंड तो होंगे, एक्ट होते ही रहेंगे, तो जो भी होगा दोबारा से हम सारी प्रोसेस शुरू करेंगे। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है, हमने बार काउंसिल में कई बार डिस्कस किया है कि इसमें निचले लेवल से
सब डिवीजन लेवल से एडवोकेट्स वो ज़्यादा फीडबैक कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट हाई कोर्ट लेवल, सबको इन्वॉल्व करके उनकी कमेटीज वगैरह बना के हम सुजेशन देंगे, मीटिंग्स वगैरह करेंगे। जब हमारे को लगेगा कि ये एक्ट हमारे फेवर में है, फ्रेटर्निटी के फेवर में है, तो हम इसको उतना ओके करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये जो एब्सटेन चला है या स्ट्राइक हुई है, इसका कोई असेस हुआ है कि कितना प्रभाव पड़ा है इसका, जो न्यायिक सेवाएं हैं या फिर आम लोग हैं? इसका हमारे पास तो अभी देखिए डाटा कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन प्रोसेस बंद हुआ है, लीगल प्रोसेस बंद हुआ है, तो नेचुरली लॉस तो सबका ही है, लॉयर्स का भी लॉस है, जुडिशरी का, लिटिगेंट सबसे ज्यादा लिटिगेंट्स का है, प्रोफेशनल तो असर तो पड़ता ही है। जब आपकी एक प्रक्रिया बंद हो गई, न्यायिक प्रक्रिया आज की डेट में जैसे स्ट्राइक चली है, तो उसमें फर्क तो, उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है सबके ऊपर। सर, इसके सिवा एक सवाल है, बार बार एडवोकेट से बोल रहे हैं कि बार काउंसिल के इलेक्शन पिछले 2017 के बाद नहीं हुए हैं, 7 साल लगभग हो चुके हैं, जबकि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग और एक्ट के अकॉर्डिंग 5 इयर्स के बाद इस इलेक्शन किए जाते हैं। इस पे बार काउंसिल का क्या स्टैंड है? मैडम, क्यों इलेक्शन है? क्योंकि 6 महीने ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बाद जी मैडम, जो कि अपने आप में ही एक इलीगल है। मैडम, इसका हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक चीज को समझना पड़ेगा। गेटिंग लॉ डिग्री इज अ वेरी कंफर्टेबल थिंग। आप लॉ की डिग्री यूनिवर्सिटी से लेकर आना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बाद इनरोलमेंट लेना और वकालत के पेशे में आना और उस पेशे को कंटिन्यू रखना, ये बहुत दिक्कत भरा काम है। आप जितने पत्रकार बंधु हैं, आप एक चीज को मानेंगे कि इनिशियल स्टेज में वकालत करना और वकालत से अपना परिवार पालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में कुछ लॉयर्स जो वकालत ना करते हुए किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं, वो दोनों जगह का अधिकार का दोनों जगह पे काम करते हैं और वो कहते हैं हम वकील भी हैं और हमारी दुकान भी चल रही है। तो ऐसे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस 2015 में एक रूल्स बनाए, जो है वेरिफिकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रूल्स। जो लॉयर परमानेंटली रेगुलरली कोर्ट्स में अपीयर हो रहे हैं, कल को कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर गवर्नमेंट भी लाती है या स्टेट बार काउंसिल भी लाना चाहती है, तो उन लोगों के पास हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए कि हमारा नंबर ऑफ लॉयर जो एग्जैक्टली परमानेंटली हर रोज आके वकील आके काम कर रहे हैं कोर्ट्स में, तो उन रोल्स के हम लोग वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला रहे हैं। बार काउंसिल का ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन आएंगे तभी होंगे। इसमें नए लॉयर्स कंटिन्यूसली ऐड होते रह रहे हैं। जो लॉयर्स प्रैक्टिस छोड़ के जा चुके हैं उनके नाम कटेंगे। किसी के पास जेन्युइन प्रैक्टिस है, जेन्युइन प्रैक्टिस वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना, ये हर दिन नैतिक क्रिया वो प्रक्रिया है हमारी। हम ठीक है, ये सारा कुछ करते हुए ये प्रोसेस बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी इस चीज को अडॉप्ट कर रही है और अब काम कर रही है। इसके ऊपर हमारी कमेटीज बनी हुई है जो हर चीज को पूरा रेगुलेट कर रही है। इसी रूल को चैलेंज किया वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है और उसके ऊपर एक हाई पावर कमेटी बनी है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे ही प्रदेश के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता, रिटायर्ड सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस, 3 सीनियर लॉयर्स, और वो सारे जो है उस कमेटी में अपनी डेली जो भी हमारी डे टू डे जो भी हम अपना फीडबैक हर स्टेट बार काउंसिल से मिलता है, उसकी मीटिंग्स का फीडबैक जो है उसका स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो रहा है कि इस वजह से ये इलेक्शन ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वजह से डिले हो रहा है या हम लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे हैं। इट इज द मैटर विच इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलता हूँ।